बी सेल का क्या फंक्शन है बॉडी में, तो बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी क्या करती है, ब्लड में कहीं पर अगर इन्फेक्शन हुआ है, कहीं पर एंटीजन ट्रेवल कर रहा है तो उसको पकड़ के लेके आएगी। ठीक है, तो हम लोग डिटेल देख रहे हैं कि बी सेल एक्चुअली बनती कहाँ है, इसका एक्टिवेशन कब होता है, और सेल अगर एक्टिवेट होती है तो डिफरेंशिएट होती है, और डिफरेंशिएशन के साथ में ही अपना नंबर भी बढ़ाती है, जैसे कि प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को आज हम देखेंगे कि बी सेल कहाँ बनती है, कैसे प्रोलिफरेट होती है, उसका डिफरेंशिएशन से कौन कौन से टाइप की सेल्स बनती है। इट मीन्स ऑल अबाउट द बी सेल एंड देयर एक्टिवेशन। ओके, सो यहाँ से देखें सबसे पहले कि बी सेल बनती कहाँ है। तो बी सेल का डेवलपमेंट होता है बोन मेरो में। डेवलपमेंट मतलब बनना। ठीक है, पहले तो सेल बनेगी, बनने के बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहले बनती कहाँ है, तो सेल बनती है आपकी बोन मेरो के अंदर। बनती है तो स्टेप बाय स्टेप इसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो आपको एक मेच्योर बी सेल के बारे में पता होना चाहिए। एक मेच्योर बी सेल की क्वालिटी ये है कि बी सेल की सरफेस पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, बी सेल एक ऐसी सेल है जिसके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसके सरफेस पर कुछ एंटीबॉडी लगी रहती है, जैसा कि हमने पढ़ा था। कौन कौन सी एंटीबॉडी लगी रहती है, तो इस पर होती है आईजीएम और आईजीडी। दोनों तरीके की एंटीबॉडी रिसेप्टर बनाती है सेल की मेम्ब्रेन पर। तो ऑब्वियसली अगर आपको बी सेल का डेवलपमेंट करना है तो उसकी सरफेस पर ये एंटीबॉडी लगानी पड़ेगी, है ना। तो पहले समझे कि ये बन के कहाँ से आती है। तो आपके बोन मेरो में होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ऐसी सेल्स होती हैं जो ब्लड सेल्स बनाती है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहलाती है। ठीक है, तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल नंबर ऑफ डिवीजन कर सकती है, और इनमें बहुत सारे डिवीजन की टेंडेंसी होती है, कंटिन्यूअस डिवीजन, इसलिए इसको स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब हमको ब्लड सेल्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो हिमेटोपोइटिक सेल हमेशा डिवाइड करते रहती है। अब इसमें दो लीनिएज बनते हैं, एक होता है लिम्फॉइड लीनिएज, एक होता है माइलॉइड लीनिएज। माइलॉइड लीनिएज अदर डब्ल्यूबीसीज बनाती है। लिम्फॉइड लीनिएज आपका बी सेल और टी सेल बनाता है। लिम्फॉइड लीनिएज या लिम्फॉइड सेल भी बोल सकते हो आपको। ठीक है, तो बोन मेरो के अंदर है लिम्फॉइड सेल, और एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो लिम्फॉइड सेल जो होती है, इसकी लिम्फॉइड सेल का होता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में लिम्फॉइड सेल सबसे पहले बनाती है प्रो बी सेल। प्रो बी सेल फिर थोड़ी डेवलप होकर बनाती है प्री बी सेल। प्री बी सेल के बाद बनता है आपका इमेच्योर बी सेल, और इमेच्योर बी सेल से होती है आपकी मेच्योर बी सेल का डेवलपमेंट। ये पूरी प्रोसेस हो रही है बोन मेरो के अंदर। तो मैं उसको कब प्रो बी सेल बोलूं, कब प्री बी सेल बोलूं, ये कैसे डिसाइड होगा, है ना। तो लिम्फॉइड सेल में अगर हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट होता है, मतलब इसकी सरफेस पर हेवी चेन बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, पार्शियली हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबी सेल। जब प्रोबी सेल के ऊपर कंप्लीट हैवी चेन बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्री बी सेल। ठीक है, जैसे समझो कि इसकी सरफेस पर बननी है म्यू, तो म्यू का बन जाता है कंप्लीट हैवी चेन, तो उसको हम बोल देते हैं प्री बी सेल। और प्री बी सेल के बाद लाइट चेन बनना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज सरोगेट लाइट चेन। सरोगेट मतलब पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ लाइट चेन। ठीक है, तो सरोगेट लाइट चेन कहाँ पाई जाती है, तो प्री बी सेल स्टेज में पाई जाती है। हेवी चेन का कंप्लीट रीअरेंजमेंट कहाँ हो जाता है, तो प्री बी सेल में हो जाता है। जैसे ही हेवी चेन जुड़ती है, लाइट चेन का बनना भी स्टार्ट हो जाता है। एक बार इनका जीन अरेंजमेंट जब प्रॉपर हो जाता है, एक्चुअली मैं बोलूँ तो यहाँ पर जीन अरेंजमेंट हो रहा है, अभी सरफेस पे लगी नहीं है। ठीक है, जब कंप्लीट लाइट चेन का जीन रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो बन जाता है आपका कंप्लीट एंटीबॉडी, जैसा कि हमने पढ़ा है। एंटीबॉडी में दो चेन होती है ना, एक हैवी चेन, एक लाइट चेन। तो अगर आपका हैवी चेन पूरा बन गया है, तो इस सेल को हम बोलते हैं प्री बी सेल। जब हैवी चेन भी नहीं बना होता है,
तो उसको हम बोलते हैं प्रो बी सेल, इट्स अ प्रो बी सेल, प्री बी सेल, ठीक है। जब लाइट चेन भी बन गया, दोनों चेन बन गई, तो वो सरफेस पर एक्सपोज होने लगता है, इसको हम बोलते हैं इमेच्योर बी सेल। इमेच्योर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही एंटीबॉडी लगी है, दैट इज आईजीएम, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी लगती है सरफेस पे, आईजीएम। फिर आरएनए का प्रोसेसिंग हो जाता है, प्रॉपरली अरेंज हो जाती है, बी सेल प्रॉपर मैच्योर हो जाती है, तो इसकी सरफेस पर दोनों एंटीबॉडीज आ जाती है, दैट इज आईजीएम एंड आईजीडी। तो इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि एक मैच्योर बी सेल के ऊपर आईजीएम और आईजीडी दोनों तरीके की एंटीबॉडी मिलेगी, ठीक है। इमेच्योर बी सेल पे क्या मिलता है, तो इमेच्योर बी सेल पर मिलता है आईजीएम, ये आपको ध्यान रखना है। ये है एक्सप्रेशन वे, कब कौन सा क्या एक्सप्रेस हो रहा है, और ये है इसका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है आपका बोन मेरो से। इट्स ऑल अबाउट द बी सेल डेवलपमेंट इनसाइड द बोन मेरो। अब क्या, मैच्योर बी सेल डेवलप हो चुकी है, बोन मेरो में इसका सिंथेसिस हो गया है। अब कैसे ये एंटीबॉडी बनाएगी, तो ये जो मैच्योर बी सेल है ना, इसको डाल दिया जाता है पेरीफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। पेरीफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स मतलब लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जिसमें लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और ये सराउंडिंग में पाए जाते हैं, बोन मेरो के अलावा जहां पर भी बी सेल का मैच्योरेशन होता है उसको बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसके एग्जाम्पल है, लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल है लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक सिस्टम, और आपका स्प्लीन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। दीज आर द लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या करते हैं, ये लिम्फ सेल का मैच्योरेशन अलाउ करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिम्फ का स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी इन शॉर्ट ध्यान रखो कि ये पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही है, lymphoid organs, this is the lymph or spleen, these are the lymphoid organs, okay। तो अभी देखो यहाँ से मैच्योर बी सेल बन के आ गई थी आपके बोन मेरो से, जिसमें आईजीएम और आईजीडी लगा हुआ है। अगर इस मैच्योर बी सेल का इंटरेक्शन होता है किसी भी एंटीजन से, तो ये हो जाती है एक्टिवेट। मतलब बी सेल का जो एक्टिवेशन पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में होगा वो एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से होगा, कि कोई भी एंटीजन आया बॉडी में और बी सेल उससे इंटरैक्ट हुई, तो वो हो जाती है एक्टिवेट। और एक्टिवेट होने के बाद होती है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट होती है तो दो तरीके की सेल बनाती है, एक बनाएगी आपकी प्लाज्मा सेल्स और एक बनेगा आपका मेमोरी सेल। तो बी सेल के डिफरेंशिएशन पर बनता है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल क्या करती है, जो भी एंटीजन आया है उसके अगेंस्ट एट अ टाइम एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल को ही हम इफेक्टर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टर सेल, मतलब उस टाइम इफेक्ट करेगी। क्या इफेक्ट करेगी, तो एंटीबॉडी बनाती है। अब कौन सी एंटीबॉडी होगी ये डिपेंड करेगा एंटीजन के हिसाब से। जैसे मैंने बोला कि कोई भी एलर्जन आया, कोई भी एलर्जन इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन अगर आया, तो आपको कौन सी एंटीबॉडी लगेगी, आईजीई, है ना। तो बॉडी को पता है कि एलर्जन आया है, मुझे आईजीई बनानी। तो क्लास स्विचिंग मैकेनिज्म, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, कि एंटीबॉडी की इफेक्टर सेल्स जो होती है वो क्लास स्विच करती है, और क्लास स्विचिंग के थ्रू स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा ये एंटीबॉडी बन गई, ये एंटीबॉडी जाके ब्लड में फ्लो होगी, है ना, ब्लड में लिम्फ में फ्लो होगी, और ये इस एलर्जन को पकड़ के लाएगी, ठीक है। या एलर्जन के रिस्पॉन्स में जो भी रिस्पॉन्स करना होगा, एलर्जन के अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करना है, डिग्रेनुलेशन करवाना है, बॉडी को बताना है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ आया है, ऐसा, तो ये आईजीई का फंक्शन हो जाएगा। इस हिसाब से आपकी बॉडी में जो भी एंटीजन आता है उस हिसाब से डिसाइडेड एंटीबॉडी बनती है, और जो भी एंटीबॉडी बनी है बॉडी याद रखती है कि अगली बार अगर ये एलर्जन आया तो मुझे फटाफट फटाफट रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। इस हिसाब से दो तरीके की रिस्पॉन्स होते हैं। जब बॉडी फर्स्ट टाइम किसी एलर्जन को, किसी एंटीजन को डिटेक्ट करती है ना, तो उसको चेक करना पड़ता है कि इस एलर्जन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बताऊं, कौन सी एंटीबॉडी बनाऊं। एक बार जब डिसाइड हो गया कि ये वाली एंटीबॉडी इफेक्टिव है इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, तो फिर बॉडी याद रखती है कि दूसरी बार अगर वापस से यही एंटीजन आया तो मुझे इमीडिएटली पता है कि आईजीई ही बनाना है, अब मुझे चेक नहीं करना।
तो शुरुआत में क्या होता है, जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तब सारे तरीके की एंटीबॉडी थोड़ी थोड़ी बनती है और वो चेक करती है कि ये वाले एंटीजन पे इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये वाली एंटीबॉडी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जब एक बार डिसाइड हो जाए कि अच्छा ये वाली एंटीबॉडी इस एंटीजन को मार सकती है, पकड़ सकती है, तो फिर अगली बार अगर ये एंटीजन आए तो डायरेक्टली हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स में यही एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, यही होता है ऑल अबाउट द योर इम्यून रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर एंटीजन प्रेजेंस। ठीक है, इसमें एक और चीज कि जब भी बी सेल का डिफरेंशिएशन होता है, जो प्लाज्मा सेल होती है वो हमेशा इनिशियल अमाउंट ऑफ आईजीएम बना ही देती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हर रिस्पॉन्स में बनती ही बनती है और इसका रीजन मैंने कल बताया था कि जो आपका जीन्स का सीक्वेंस होता है ना, उसमें कांस्टेंट रीजन में सबसे पहले म्यू होता है, तो बाकी की क्लास डिसाइड होने से पहले ये बन ही जाती है। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ आईजीएम बनता ही बनता है हर रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो हमने देखा कि बी सेल का डेवलपमेंट जो कि बोन मेरो में हो गया था, उसका मैच्योरेशन होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, और ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स है लिम्फ और स्प्लीन। तो हम देखें डिटेल और स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ। तो एक्चुअली लिम्फ या लिम्फ नोड भी बोल सकती हूँ मैं इसको। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या है? एक जैसे आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे हार्ट है, हार्ट से ब्लड क्या होता है, पंप होता है ना, और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो हम इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो जैसा हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ऐसा ही हमारी बॉडी में पहले येलो कलर का फ्लूइड होता है जो हमारे डिफेंस सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसका भी अपना सर्कुलेशन होता है। इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट एक ही जगह होता है ना, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम में WBCs का मैचुरेशन, डेवलपमेंट और एंटीजन को कैप्चर करने का काम होता है ना। तो ये जो फ्लूइड होता है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और इसकी अपनी अलग वेसल्स होती हैं। ये कहीं कहीं पर जाकर ब्लड में मिक्स होता है ना। और लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारे नोड्स पाए जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में एक हार्ट पाया जाता है ना, ऐसे बहुत सारे नोड्स पाए जाते हैं। तो हम समझे कि इन नोड्स का क्या फंक्शन है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ दिया ये नोड का स्ट्रक्चर दिया है कि एक लिम्फ नोड कैसा होता है। तो एक लिम्फ नोड में पूरा लिम्फ सर्कुलेट होता है, तो इसमें भी वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, तो एक लिम्फेटिक वेसल में दो तरीके के सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है एफरेंट, मतलब यहाँ पर आपका लिम्फ सर्कुलेट होगा, नोड्स में आएगा, और उसके बाद ये इफरेंट लिम्फेटिक सिस्टम से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये होता है आप जहां से लिम्फ ले रहे हो और यहाँ से आप लिम्फ रिलीज कर रहे हो। ठीक है, तो जो लेने वाली वेसल्स होती है इनको बोलते हैं एफरेंट, और जहां से रिलीज हो जाता है उसको बोलते हैं इफरेंट वेसल्स। अब क्या होता है लिम्फ नोड और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो इसमें 3 जोन होते हैं लिम्फ नोड में। इट इज अ काइंड ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड बोल रहे हैं मतलब लिम्फ सेल्स होती हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिम्फ सेल मतलब बी सेल और टी सेल का मैच्योरेशन होता है जनरली। तो कहाँ होता है ये देखो, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर लाइट कलर का दिख रहा है, सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसके बाद वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैरा कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेडुला। मतलब लिम्फ नोड में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, लिम्फ नोड में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, फिर पैराकॉर्टेक्स और फिर मेडुला। तो इनका क्या फंक्शन है लिम्फ नोड में जैसे बी सेल होती है, बी सेल जैसे ही लिम्फ नोड में आती है तो यहाँ पर ये एंटीजन से एनकाउंटर होती है, क्योंकि जैसे ब्लड में एंटीजन ट्रेवल करता है ना, ऐसे लिम्फ नोड में भी एंटीजन ट्रेवल करता है। तो एंटीजन से जैसे ही बी सेल एनकाउंटर होती है ये हो जाती है एक्टिवेट। तो देखो जो आपका कॉर्टेक्स रीजन होता है ना, यहाँ पर
बी सेल का एक्टिवेशन होता है जनरली, यहाँ पर ये एंटीजन से इंटरेक्ट होती है। और जो पैराकॉर्टेक्स होता है ना, उसमें टी सेल का एक्टिवेशन होता है। और जो मेडुला होता है ना, इसमें एक्चुअली बी सेल और टी सेल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, मतलब क्या फंक्शन करना है वो देखती है, ठीक है। तो इस स्टार्ट हो जाता है आपका कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स में जैसे ही बी सेल आया, एंटीजन से इनकाउंटर हुआ, इसने डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया, और डिफरेंशिएशन के बाद क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीबॉडी बनाना यहाँ से स्टार्ट कर देती है, मतलब मेडुला रीजन से एंटीबॉडी का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बी सेल में ही देखो यहाँ पर कुछ सर्कल सर्कल जैसे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं जर्माइनल सेंटर। तो एक्चुअली इस जर्माइनल सेंटर में क्या होता है, बी सेल प्रोलिफरेट करती है और फिर डिफरेंशिएट होती है। प्रोलिफरेशन मतलब बी सेल अपने नंबर बढ़ाती है पहले, तो जैसे ही एंटीजन से एनकाउंटर होती है, प्रोलिफरेशन करती है, बहुत सारे नंबर बढ़ाती है, और इन सेल्स का हो जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कि प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद जैसे ही ये डिफरेंशिएट हो गई, तो प्लाज्मा सेल ना यहाँ मेडुला में जाकर क्या करेगी, एंटीबॉडी का सिक्रेशन करेगी। तो जितनी भी एंटीबॉडी होगी वो पूरे लिम्फ में सर्कुलेट होती है। तो उससे क्या होगा, जहां जहां पर भी एंटीजन है, ये एंटीबॉडी उसको पकड़ के लेके आएगी। कहाँ ले जाएगी, फिर ले जाएगी ये मैक्रोफेजेस के पास, टी सेल के पास, है ना। टी सेल को बोलेगी कि इन्फेक्शन हो गया है इसको, मतलब इट्स नॉट अबाउट टी सेल, इट्स अबाउट द मैक्रोफेजेस, क्योंकि एंटीजन को डिग्रेड करवाना। तो ये कहाँ लेके जाएगी, तो मैक्रोफेजेस होती हैं आपके टिश्यू पार्ट में, या तो फिर ब्लड में मोनोसाइट्स के पास जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स के पास जाएंगी। तो फिर इस तरीके से ब्लड में भी ये सर्कुलेट हो जाती है। एंटीबॉडी ब्लड में भी सर्कुलेट होती है लिम्फ से ही, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड। क्या क्या ध्यान रखना है कि लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। नोड में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो बी सेल का एक्टिवेशन कहाँ मिलेगा आपको, कॉर्टेक्स में। टी सेल का एक्टिवेशन होता है पैराकॉर्टेक्स में। और ये फंक्शन कहाँ करना स्टार्ट करती है, तो मेडुला में अपना फंक्शन करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं बी सेल क्या करती है, सबसे पहले जर्मिनल सेंटर, मतलब कॉर्टेक्स के जर्मिनल सेंटर में प्रोलिफरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद ये एक्टिवेट होके जो प्लाज्मा सेल डिफरेंशिएट हो चुकी है वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है मेडुलर रीजन में। सिमिलरली टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और अपना फंक्शन करने के लिए रेडी है मेडुला जोन में। तो मेडुला में एक तरीके से मैच्योर बी सेल है जिनका डेवलपमेंट और प्रोलिफरेशन हो चुका है, ठीक है। एफरेंट समझ गए, यहाँ से लिम्फ आएगा एंटीजन को लेकर, यहाँ से एंटीबॉडी रिलीज होगी, दैट इज एफरेंट, ठीक है। इसके अलावा बी सेल में जर्मिनल सेंटर्स के अलावा प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बी सेल के एक्टिवेशन को, ठीक है। तो आपको लिम्फ नोड में इतनी ही चीज ध्यान रखनी है कि ये एक तरीके का लिम्फोइड ऑर्गन है। चले आगे। तो एक्चुअली बी सेल का मैच्योरेशन कहाँ होता है और क्या क्या फेजेस होती हैं। तो जो बी सेल का मैच्योरेशन होता है ना, वो 2 स्टेज में होता है। एक होता है एंटीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है बी सेल के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज ऑफ बी सेल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जब बी सेल बोन मैरो में होती है तब ना इसको कोई एंटीजन की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा डेवलप हो रही थी ना। कैसे हो रही थी, देखो बी सेल ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बना आपका लिम्फॉइड प्रोजेनिटर, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर से बना फिर आपका प्रो बी सेल, प्री बी सेल, ऐसा ना, फिर जाके आपका मैच्योर बी सेल बना। तो इसमें एंटीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट था क्या, नहीं। इसको हम बोलते हैं एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज, मैच्योरेशन का फर्स्ट स्टेज, ठीक है। बी सेल जब बनती है तो प्रो बी सेल, प्री बी सेल के बाद बनता है इमेच्योर बी सेल, फिर फाइनली बन जाता है मैच्योर बी सेल। मैच्योर बी सेल में हमने क्या पढ़ा कि इसके ऊपर आईजीएम और आईजीडी होना चाहिए मैच्योर होने के लिए, ठीक है। बोन मेरो में वो बी सेल प्रोजेनेटर जिसकी सरफेस पर CD45R प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड B220, इसको बोलते हैं सरफेस मार्कर। जिस प्रोजेनेटर में CD45 सरफेस मार्कर होता है वही आगे सिलेक्ट होती हैं फॉर द मैच्योरेशन ऑफ बी सेल। मतलब जो बी सेल बनना स्टार्ट होती है ना, उनकी सरफेस पर एक सरफेस मार्कर पाया जाता है, इसको बोलते हैं CD45। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि जब कोई बी सेल
मैच्योर बी सेल में कन्वर्ट होती है, तो उस पर कौन सा सरफेस मार्कर होता है? तो उस पर होता है CD45R। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझा ओके। तो बी सेल मैच्योरेशन मतलब बी सेल बन रही है ना, मैच्योर हो गई है, मैच्योर होनी है, तो दो स्टेप में होती है, हमने पढ़ा ना। पहला स्टेप होता है जहां पर बोन मैरो में मैच्योर होती है, ठीक है, इट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। दूसरा, उसके बाद जाता है लिम्फोइड ऑर्गन्स में, है ना, लिम्फोइड ऑर्गन में। तो लिम्फोइड ऑर्गन में जो डेवलपमेंट होता है वहां एंटीजन जरूरी है, बोन मेरो में एंटीजन जरूरी नहीं है ना। सृष्टि, माय वॉइस इज क्लियर? रिपीट तो नहीं हो रही है मेरी आवाज? मतलब डबल डबल आवाज तो नहीं आ रही है? एक बार मैसेज करूं? ओके। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, हाँ। Hello, now I'm audible, and I think my presentation is visible.
please tell me there is any issue. I think my voice is clear. फैल तो नहीं रही है आवाज? बताओ जल्दी से, मैसेज करो। अभी आवाज ठीक है? रिपीट तो नहीं हो रही है? सृष्टि, am I audible? My voice is clear? Okay. तो जैसे अभी हमने देखा कि बी सेल का जो एक्टिवेशन है उसके लिए आपको लगेगी दो चीजें। यहाँ से देख लेते हैं। देखो हमने पढ़ा कि बी सेल का डेवलपमेंट मतलब शुरुआत बोन मेरो से होती है, तो हेमेटोपोएटिक सेल से लिम्फोइड सेल से प्रो बी सेल, प्री बी सेल, इमेच्योर और फाइनली बनता है मैच्योर बी सेल। यहाँ पर एंटीजन का कोई रोल आया क्या अभी तक? तो यहाँ पर एंटीजन नहीं है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंटीजन फेज। ठीक है। दूसरा, जो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर बी सेल एक्टिवेट होती है, पहले बनी फिर एक्टिवेशन हुआ, तो एक्टिवेशन में एंटीजन का रोल है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीजन डिपेंडेंट फेज। बस इसी को हम थोड़ा मार्कर बेसिस पे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि बी सेल का जो मैचुरेशन होता है वो दो स्टेज में होता है। एक होता है एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज और दूसरा होता है एंटीजन डिपेंडेंट फेज, जिसको हम आगे देखेंगे। एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज का मतलब होता है कि यहाँ एंटीजन की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ जरूरत नहीं है? तो बोन मेरो में एंटीजन की कोई जरूरत नहीं है। बोन मेरो में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनता है बी सेल प्रोजेनेटर। प्रोजेनेटर मतलब प्रिकर्सर भी बोल सकते हो आपको, कि बी सेल बनाने वाला प्रिकर्सर। इसके सरफेस पर सरफेस मार्कर पाए जाते हैं CD45R के नाम से। ये रिसेप्टर जिसके ऊपर पाया जाता है ना, वही सेल आगे मैच्योर होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर रिसेप्टर होना जरूरी है। कौन सा रिसेप्टर? CD45R, जिसको हम B222 लिखते हैं। अब इसके ऊपर जीन रीअरेंजमेंट होंगे। किसके? इम्यूनोग्लोबुलिन के। पहले हेवी चेन का अरेंजमेंट होगा, फिर लाइट चेन का अरेंजमेंट होगा, तब जाके आपकी मैच्योर बी सेल बनेगी। और इस मैच्योर बी सेल पर एंटीबॉडी कौन कौन सी? IgM और IgD होना चाहिए, तब ये मैच्योर बी सेल कही जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें एंटीजन कहीं नहीं आया ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज। ऐसे बॉडी में पर डे कितनी बी सेल्स का मैचुरेशन होता है? तो 5 × 10⁶ बी सेल्स पर डे बनती है। ठीक है, इतनी सारी बी सेल बनती है पर डे इन द बोन मेरो। इट इज अ इंडिपेंडेंट एंटीजन फेज। ठीक है, ऐसे जब 5 × 10⁶ बी सेल्स डेवलप हो चुकी है इनसाइड द बोन मेरो, तो ये ट्रांसफर कर दी जाती है लिम्फोइड ऑर्गन्स में। कहाँ पर? लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, और लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या हो गए आपके? लिम्फोइड ऑर्गन हो गए स्प्लीन, और ये हो गया आपका लिम्फ नोड। ठीक है, तो इसी को हम पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन बोल सकते हैं। पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में एंटीजन जरूरी है। एंटीजन जरूरी है बी सेल के एक्टिवेशन के लिए। तो वो बी सेल जो कि बोन मेरो से बन के आई है उसको हम बोलते हैं नेव बी सेल। वो बी सेल जो बोन मेरो से बन के आई है उसको हम बोलते हैं नेव बी सेल। अगर ये नेव मतलब कि अभी तक एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं हुई है, एंटीजन इंटरेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, ऐसी बी सेल जिसका एंटीजन से इंटरेक्शन नहीं हो पाया उसको बोलते हैं नेव बी सेल। ठीक है, ये नेव बी सेल बहुत सारी बनती है ना, 5 × 10⁶। इसमें से बड़ी मुश्किल से 10% बी सेल ही होती है जो एंटीजन से एनकाउंटर होती है अपने पूरे हाफ लाइफ में। ऐसी बी सेल जो एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं होती लगभग 90%, इनका हो जाता है डेथ। डेथ मतलब एपोप्टोसिस। ओके, इनका हो जाता है अपोप्टोसिस। ये जो 10% बी सेल्स है ये आगे चल के एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद ये डिफरेंशिएट होंगी,
डिफरेंशिएट होगी तो दो तरीके की सेल बनाएगी, या तो प्लाज्मा सेल या फिर सॉरी इट्स अ कंपलसरी प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। ठीक है, ये बनाएगी प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। एक मिनट। कोई मैसेज कर दो। So we are talking about their एंटीजन डिपेंडेंट फेस ना। तो नेव सेल में से जितनी नेव सेल आई है उसमें से 10% जो है वो एंटीजन से एनकाउंटर होती है, एक्टिवेट होती है और फाइनली प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल्स बनाती है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है ये एंटीबॉडी सिक्रीट करती है और सिक्रीट करके ये होता है आपका इफरेंट वेसल। इस इफरेंट वेसल से आपका एंटीबॉडी सर्कुलेट होता है इन योर लिम्फेटिक सिस्टम एंड योर ब्लड ऑल्सो। ओके, व्हाट अबाउट द अपोप्टोसिस? अगर बी सेल एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं होती तो फिर ये सेल डेथ हो जाता है, उस सेल की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब कि एंटीजन का एक्टिवेशन तभी होगा जब सॉरी बी सेल का नेओ बी सेल का एक्टिवेशन तभी होगा जब एंटीजन से इंटरेक्ट होगी, है ना। अगर कोई बी सेल एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं होती तो उसका फर्दर एक्टिवेशन इवन डिफरेंशिएशन इज नॉट ऑकर। ओके, it is called antigen dependent phase. So in short we can say that B cell maturation occur in two phases. First one is the antigen independent phase which is occur inside the bone marrow. Second one is the antigen dependent phase which is occur inside the peripheral organs which may be lymph or maybe spleen. Okay, so it is a maturation phase. If you have any doubt you can message me on the chat box or you can use hand raise option also. Voice is clear I think. Okay, so next step of the lymphoid organ कि what happen inside the lymphoid organ, मतलब lymphoid organ के अंदर क्या हो रहा है। तो I think this slide is visible to you और नहीं भी विजिबल है तो मैं बता रही हूँ इसमें क्या लिखा है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि ये बी सेल है आपका और ये बी सेल अगर एक्टिवेट होती है मतलब लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, तो बी सेल लिम्फॉइड ऑर्गन में जाती है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में कहाँ एक्टिवेट होती है? तो ये होती है जर्माइनल सेंटर में। कहाँ पर? जर्माइनल सेंटर्स में। बताया था मैंने अभी लिम्फ नोड में कहाँ पर, तो कॉर्टेक्स में होता है लिम्फ जर्मिनल सेंटर। तो कॉर्टेक्स में जर्मिनल सेंटर में एक्टिवेट होती है आपकी बी सेल। तो जो बी सेल एक्टिवेट होती है ना उसको हम बोलते हैं सेंट्रोब्लास्ट। एक्टिवेटेड बी सेल को एक और नाम से जाना जाता है। एक्टिवेटेड बी सेल को हम बोलते हैं सेंट्रोब्लास्ट। इट इज ब्लास्ट नॉट क्लास्ट। ओके, इट इज अ ब्लास्ट। तो बी सेल एक्टिवेट अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रोब्लास्ट। देखो अब जो बी सेल बन रही है उसको चेक भी करना होता है, अगर वो एंटीजन से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर पाएगी तो काम किए। तो उन 10% जो एंटीजन से इंटरेक्ट हो रही है उन 10% में से भी वो बी सेल जो अच्छी एफिनिटी के साथ एंटीजन से बाइंड कर पाती है वही सिलेक्ट की जाती है फर्दर एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो अब ये चेक मैं कैसे करूं कि एंटीजन से अच्छे से बाइंड कर पाएंगी या नहीं। तो ये एंटीजन का डिटेक्शन आपको हमेशा एंटीजन अवेलेबिलिटी की बजाय आप एक सेल जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल,
इस फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल से भी चेक करते हैं हम कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सेंट्रोब्लास्ट को चेक किया जाता है एंटीजन से इंटरेक्ट होने से भी पहले कि इसकी एफिनिटी किसी एंटीजन से बाइंड करने के लिए कैसी है। तो ये एक चेकिंग जोन होता है, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि बी सेल की कैसी एफिनिटी है एंटीजन के अगेंस्ट। तो सेंट्रोसाइट्स को चेक किया जाता है फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल से, और अगर ये ठीक से एंटीजन बाइंड करती हैं तो दो कंडीशंस बनती है, या तो लो एफिनिटी से बाइंड करेगी या हाई एफिनिटी से बाइंड करेगी। ऐसी सेंट्रोसाइट्स जो हाई एफिनिटी से बाइंड करती है एंटीजन से, उसको हम आगे जाने देते हैं एंटीजन इंटरेक्शन के लिए या फिर प्रोलिफरेशन के लिए। पर अगर कोई बी सेल प्रॉपर एफिनिटी से बाइंड नहीं कर पाती है तो फिर उसका अपोप्टोसिस करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इन 10% में से भी चेक किया जाता है कि एंटीजन से इंटरेक्ट हो रही है, और इनका प्रॉपर इंटरेक्शन होने पर ही ये फर्दर एंटीजन्स के लिए सिलेक्ट की जाती है कि हाँ अभी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, अपना डिफरेंशिएशन कर सकती है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेमोरी सेल्स बना सकती है। यही प्लाज्मा सेल्स, इट्स अ प्लाज्मा सेल, ओके, प्लाज्मा सेल्स, और वी कैन से इट्स अ इफेक्टर सेल। दिस इफेक्टर सेल इज इफेक्टिव एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और ये प्रॉपरली एंटीबॉडी रिलीज करती है। इस एंटीबॉडी को इफरेंट वेसल्स के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम में और ब्लड सिस्टम में सर्कुलेट कर दिया जाता है, ताकि कोई भी एंटीजन को ये इमीडिएटली पकड़ के लेके आए, जिससे कि आप इसको ट्रीट कर पाए, आप इसका डिग्रेडेशन कर पाए, ओके। तो इस पूरे डायग्राम में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखना है कि बी सेल, एक्टिवेटेड बी सेल को हम सेंट्रोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका एंटीजन के साथ एफिनिटी चेक किया जाता है जर्मिनल सेंटर में। एक और चीज, जर्मिनल सेंटर में होते हैं 3 जोन। पहला होता है डार्क जोन, दूसरा होता है लाइट जोन, और तीसरा भी लाइट जोन, ठीक है। तो ये जो डार्क जोन होता है, इसमें सेल प्रोलिफरेट करती है, सेंट्रोब्लास्ट बहुत सारे डिवीजन करती है। लाइट जोन में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेंड्राइटिक सेल से चेक किया जाता है। एक बार डेंड्राइटिक सेल पास थ्रू कर देती है कि हाँ इट इज ओके एंड इट हैज इनफ हाई एफिनिटी फॉर द एंटीजन, then it can be transmit for the class switching and the differentiation maturation processes, okay. So we can say in short, first of all in the dark zone it happen proliferation। क्या मिलता है? प्रोलिफरेशन मिलता है। फिर यहाँ पर एफिनिटी सिलेक्शन होता है, और हाई एफिनिटी कंटेनिंग बी सेल्स का मैचुरेशन होता है, या फिर कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब हो रहा है आपके जर्मिनल सेंटर्स में। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज सेंट्रोब्लास्ट, ठीक है। इट इज नॉट इन योर these kind of exams like AP and CSR, but few such exams also consider this kind of point. That's why I'm declare here all the topics. So next topic of discussion is the what kind of receptor present in the B cell। B cell की सरफेस पर कौन कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ को रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स तो हम बात कर ही चुके हैं। रिसेप्टर में इसकी सरफेस पर क्या पाया जाता है? तो एंटीबॉडी पाई जाती है ना। बी सेल की सरफेस पर क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाई जाती है। कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसमें मिलती है आपकी IgM और IgD। कौन कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? IgM एंड IgD। इसके अलावा भी कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम दिया है, देखो यहाँ पे IgM, इट इज IgM, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं लाइट चेन, हेवी चेन, ऑल। तो ये रिसेप्टर एक तो हो गया। इसके अलावा भी एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसको लिखते हैं Ig अल्फा एंड Ig बीटा। मतलब छोटा सा रिसेप्टर होता है बी सेल की सरफेस पे, जो दो चेन से बना होता है। एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन। तो इनका भी सरफेस रिसेप्टर पर रोल होता है, ये सपोर्ट करती है मॉलिक्यूल के बाइंडिंग के लिए। तो इट इज ऑल्सो वर्क एज ए रिसेप्टर। इसके अलावा एक और रिसेप्टर यहाँ पर C3D। ये C3D क्या करता है? जब
कोई भी सरफेस रिसेप्टर एंटीजन से बाइंड करता है ना, तो ये C3D इसको सपोर्ट करता है। तो C3D इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन द बी सेल। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स में ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा CR2 और CD21 के नाम से भी जाना जाता है, ये CD19 और CD81 TAPA1 नाम से रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ रिसेप्टर होता है। CD81, CD19 और CR2 ये सब क्या है, को रिसेप्टर होता है। को रिसेप्टर मतलब बाकी रिसेप्टर को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपका C3D होता है ना, इसको ये सपोर्ट करते हैं। कौन कौन? CD19 यहाँ पे भी बना हुआ है और CD81, ये सब सपोर्टिव है। अच्छा, ये रिसेप्टर करते क्या है? तो रिसेप्टर का जनरल फंक्शन क्या होता है? ये सरफेस पे लगे होते हैं, सरफेस में मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं, और इनके पास इंटरनल साइटोप्लाज्मिक डोमेन भी होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है, ये अंदर चलाता है सिग्नलिंग। क्या करता है? सिग्नलिंग चलाता है। और ये सिग्नलिंग की वजह से जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो फर्दर सेल परफॉर्म करती है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कि सेल सिग्नलिंग के पार्ट क्या है और इसका डिटेल फंक्शनिंग कैसे होता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द बी सेल रिसेप्टर्स एंड को रिसेप्टर। तो जैसे मैंने बोला कि IgM और IgD तो प्रेजेंट होता ही होता है, इसके अलावा Ig अल्फा, Ig बीटा भी एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा C3D इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल, and it also has so many co-receptors like CR1, it is CR2, it is also known as CD21, it is the CD19 and CD81. It all are the co-receptor present on the B cell. So you can just remember their names. No need to work on that point too much, but you just go through the detail about whatever required for the B cell activation topic. Okay. So if there is any question, सिग्नलिन कौन करता है? देखो, here is the so many type of signalins like हाँ सिग्नलिन लाइक हम लोग बात करेंगे। जैसे सिग्नलिन के ना बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारी सिग्नलिन होती है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, है ना। इसके अलावा बहुत सारे काइनेजेस इन्वॉल्व होते हैं सिग्नलिन में। तो ये ना सिग्नलिन का पार्ट दिया है, पर अभी यहाँ जरूरत नहीं है हमको इतना ज्यादा पढ़ने की, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे SY के काइनेज प्रोटीन्स होते हैं, ये काइनेज साइकिल चलाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बी सेल की बात करूं, तो बी सेल की सरफेस पर अगर एंटीजन बाइंड किया है एंटीबॉडी से, तो बी सेल का अगला काम क्या होगा? तो बी सेल का अगला काम होगा सेल के इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना, है ना। तो यहाँ पर वो सिग्नल मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं जो सेल से एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इनहेंस करेंगे। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सिग्नलिंग इज proceed in that manner, so there is no need of too much go on that topic. So I will continue the next slide. यहाँ पे सब मॉलिक्यूल दिए हैं बट देर इज नो नीड। ओके सृष्टि, चलो, तो हमको पढ़ना है कि अगर एक बी सेल है, अगर बी सेल है तो दो तरीके की बी सेल पढ़ी हमने, एक नेव बी सेल और एक मेमोरी बी सेल। मतलब नेव बी सेल मतलब कि बोन मेरो से बन के आई है, और मेमोरी बी सेल मतलब कि इफेक्शन के साथ में मेमोरी सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो जो नेव बी सेल होती है ना, वो बहुत ही शॉर्ट लाइव्ड होती है, बहुत ही थोड़ी देर के लिए होती है, जबकि मेमोरी सेल्स जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म चलती है। ठीक है, नेव सेल्स का रिसर्कुलेशन हो सकता है, मेमोरी सेल का भी रिसर्कुलेशन हो सकता है, मतलब ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सकती है। रिसर्कुलेशन मतलब एक्टिवेशन हो सकता है एंटीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, इसकी सरफेस पे क्या एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं? तो नेव बी की सरफेस पर IgM और IgD पाया जाता है, और
नेओ बी सेल्स जनरली कहाँ मिलेगी आपको? तो नेओ बी सेल्स बोन मेरो से बन के कहाँ डाल दी जाती है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। इट मे बी लिम्फ नोड्स और लिम्फ स्प्लीन भी हो सकता है, ठीक है। इसमें रिसेप्टर मतलब नेओ बी सेल की सरफेस पर बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते, जबकि मेमोरी सेल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट मैंने पढ़ा दिया है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लिए रिसेप्टर तो नेओ बी सेल में बहुत कम होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी रिसेप्टर के लिए एफिनिटी एवरेज होती है और इसकी एफिनिटी हाई होती है ड्यूरिंग द मैचुरेशन। बात कर रहे हैं, आपको ये सब जब ध्यान नहीं रखना है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है बस इतना कि हाई आई कैम मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें हाई कैम लो कैम मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल होते हैं। तो नेओ बी सेल पे ये लो होते हैं एडिशन मॉलिक्यूल, और ये मेमोरी बी सेल में हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपकी लास्ट स्लाइड है। बीच में लॉक कर रही है, ओके ओके सृष्टि, चलो। तो हमने देखा बी सेल रिसेप्टर्स और इनके को रिसेप्टर के नाम ध्यान रखने हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि एक न्यू बी सेल मतलब नॉर्मल बी सेल जो एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं हुई है, मेमोरी बेस बी सेल मतलब जो मेमोराइज रखेंगी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन टेबल है न्यू बी सेल और मेमोरी सेल में, इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स की। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजन फर्स्ट टाइम आता है तो बॉडी ना बहुत सारे तरीके के एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। बॉडी सिर्फ चेक करती है किस एंटीजन के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी काम करेगा, है ना। तो अपने पास है 5 एंटीबॉडी। आईजीएम सबसे पहले होता है, उसके बाद आप जो भी बनाना चाहे, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, है ना। ये 5 तरीके की एंटीबॉडी है। जब भी कोई फर्स्ट टाइम एंटीजन आता है तो आईजीएम तो बनेगी बनेगी, पर स्मॉल अमाउंट में बनती है, बहुत ही कम अमाउंट में बनती है। पहले चेक होता है कि आईजीएम इज इफेक्टिव फॉर दिस एंटीजन और नॉट। तो इफेक्टिव हो ना हो स्मॉल अमाउंट में आईजीएम बनी जाता है क्योंकि ये प्राइमरली अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद एंटीजन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आईजीएम बनाया जाता है, फिर आईजीजी को बनाया जाता है, फिर आईजीजी के अगेंस्ट देखा जाता है कि एंटीजन पे इफेक्टिव है कि नहीं, फिर चेक किया जाता है आईजीए को, आईजीडी को, आईजीई को, थोड़ा थोड़ा सब बनता है। और जैसे पता चला कि आईजीडी इज इफेक्टिव फॉर दिस एंटीजन, है ना, तो थोड़ी देर बाद आईजीडी का लेवल बढ़ जाएगा और बॉडी इस एंटीजन को कैप्चर करने लग जाएगी, ठीक है। सपोज कि ये ही एंटीजन दोबारा से आ गया बॉडी में थोड़े टाइम बाद, तो आपने आपने इसको ट्रीट किया था आईजीडी से, तो इसके अगेंस्ट बन जाती है मेमोरी सेल, ठीक है। मेमोरी सेल बन गई, तो अगर दोबारा ये एंटीजन सेकेंड टाइम आया तो आपकी आईजीडी इमीडिएटली हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस होगी और इस एंटीजन को इमीडिएटली किल कर देगी, ठीक है। ये होता है मेमोरी बेस्ड कंसेप्ट कि आपकी बॉडी याद रखती है कि ये एंटीजन अगर दोबारा आया तो मुझे कैसे काम करना है इस पर, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक ग्राफ जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर कोई एंटीजन आता है तो कितना अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम बनती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, और कितना अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बनती है, ठीक है। तो देखो जैसे ही एंटीजन फर्स्ट टाइम आया तो आईजीएम तो बनेगा इनिशियल रिस्पॉन्स में, है ना। फिर अपन ने बनाया आईजीजी, तो पता चला कि आईजीजी इज इफेक्टिव फॉर दिस एंटीजन, तो आईजीजी का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा और इस एंटीजन को ट्रीट कर दिया जाएगा। जब एंटीजन प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है, यही एंटीजन अगर सेकेंड टाइम आ गया, है ना, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है इसमें आईजीएम तो बनेगा बहुत लो अमाउंट में, पर आईजीजी बहुत इमीडिएटली हायर रिस्पॉन्स करता है और आईजी का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है। ये लिखा है, ये ग्राफ का एंगल है आपका, एंटीबॉडी टाइटर बताता है और ये डेज बताता है। तो शुरू में 7 to 14 डेज इनिशिएशन होता है जिसमें आप आईजीजी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे। यही अगर रिस्पॉन्स अगर आपका सेकेंड टाइम आया तो आपकी मेमोरी सेल्स इमीडिएटली अफेक्ट करती है और आईजीजी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली बढ़ जाता है और एंटीजन का कैप्चरिंग भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसी के अगेंस्ट में अगर बोलूं कि 2 एंटीजन है, एक एंटीजन ए है और एक एंटीजन बी है,
सबसे पहले मैंने डाला एंटीजन ए, है ना, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स में बॉडी डिटेक्ट करती है और फिर डिसाइड होता है कि एंटीजन ए के अगेंस्ट ये वाली एंटीबॉडी बन सकती है। सपोज कि ए एंटीबॉडी बनी, यही एंटीजन अगर मैं दोबारा से दूं तो फिर आपका इमीडिएट हाइपर रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से एंटी ए मतलब एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। पर देखो यहाँ पर एंटीजन मैंने एक बार दिया और दूसरी बार दिया, इसके साथ मैंने मिक्स कर दिया एंटीजन बी, तो बॉडी एंटीजन बी के लिए तो रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम ही करेगी ना, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में फिर वही आईजीएम बनेगा, फिर आपका चेकिंग होगी कि कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है बी के अगेंस्ट। तो इन्हीं प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बॉडी में एंटीबॉडी लेवल आप चेक कर सकते हो, एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है। एंटीजन जब फर्स्ट टाइम बॉडी में आता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब दूसरी बार बॉडी में आता है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा फास्ट होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कंपैरेटिव टेबल कि प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं कि बी सेल रिस्पॉन्ड करती है प्राइमरी रिस्पॉन्स में, तो बी सेल न्यू बी सेल होती है, सेकेंड रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एंटीजन को 4 से 7 दिन लगते हैं डिटेक्ट करने में जब फर्स्ट टाइम को एंटीजन आता है इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स। वहीं अगर सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो रहा है तो 1 से 3 दिन लगते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स में और बॉडी रिस्पॉन्स कर देती है। ठीक है, पीक रिस्पॉन्स कब आता है तो 7 से 10 दिन लगते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स में, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत इमीडिएटली हो जाता है 3 से 5 दिन में। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी की जो एफिनिटी होती है बहुत कम होती है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में एंटीजन एंटीबॉडी का जो एफिनिटी होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, आइसोटाइप्स पढ़ चुके हैं हम लोग। आईजीएम प्रीडोमिनेटली बनता है प्राइमरी रिस्पॉन्स में, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली आईजीएम नहीं बनता, क्योंकि डिसाइड हो गया ना कि कौन सी एंटीबॉडी बनानी है, तो इमीडिएट बनाती है, और ये मेमोरी सेल कर रही होती है तो मतलब मेमोरी बेसिस करती है, तो इसमें आईजीएम नहीं बनता, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। चलो, इट्स ओके, दिस डिफरेंस इज ओके। तो इसके अलावा और भी चीज देख सकते हो, पीक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कब होता है, तो एंटीजन के डिपेंडेंसी पर हो सकता है, और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स के कंपैरिजन में बहुत ही हाइपर होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा आज कि बी सेल का एक्टिवेशन, बी सेल का मैचुरेशन, और बी सेल के कौन कौन से स्टेजेस होती हैं जब बी सेल अपना एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 चीजें देखी कि अगर एंटीजन आता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, कब बनेगी, कितने टाइम में बनेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स किस वजह से बनती है, तो मेमोरी सेल्स की वजह से बनती है, और इमीडिएट हाइपर रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा बी सेल का मैचुरेशन, एक्टिवेशन एंड ऑल दी थिंग्स। सो वी गो ऑन दी MCQs पैटर्न। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेरीज है तो एक बार आप वीडियो फिर से देख लेना, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है होगा। तो अगर फिर भी कोई इशू है तो आप ड्यूरिंग क्लास भी पूछ सकते हो। आप हैंड राइज वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, अगर आपको बीच में कहीं कुछ वर्बल कम्युनिकेशन करना है तो आप यूज कर सकते हो। ओके, विच ऑफ द हम लोग यहाँ पर कुछ MCQs देख रहे हैं बेस्ड ऑन योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो कि एंटीजन के अगेंस्ट अभी हमने देखा। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो फटाफट रीड करें एंड गिव मी आंसर। एंड योर क्वेश्चन इज, which of the following statement about primary and secondary adaptive immune response to an antigen, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में सही है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4 आर देयर। सो फर्स्ट इज IgM antibodies appear first
इन रिस्पॉन्स टू इनिशियल एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। ये बोल रहे हैं कि आईजीएम एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है इनिशियल एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, जब फर्स्ट टाइम इनिशियल एक्सपोजर होता है एंटीजन से। सेकेंड, majority of antibodies produced in response to second exposure of the same antigen are IgM isotype। मतलब बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है सेकेंड रिस्पॉन्स में भी, सेकेंड एक्सपोजर ऑफ द सेम एंटीजन, सेम एंटीजन दूसरी बार भी आया तो भी आईजीएम आइसोटाइप बनाएगी। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शंस। तीसरा, सेकेंड एक्सपोजर ऑफ द सेम एंटीजन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल। अगर सेकेंड टाइम एक्सपोजर हुआ सेम एंटीजन का तो मेमोरी सेल्स का स्टिमुलेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हैज शॉर्टर लेग फेज देन सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हैज शॉर्टर लेग फेज देन सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शॉर्ट लेग फेज रखता है, जबकि सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, कहने का मतलब कंपैरिजन, कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में लेग फेज शॉर्ट होती है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ज्यादा होती है। ठीक है, सो पॉसिबली व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। हाँ ठीक है, तो देखो इस हिसाब से तो आईजीएम एंटीबॉडी फर्स्ट अपीयर इन द रिस्पॉन्स, ये स्टेटमेंट सही है ना? आई थिंक इट इज अ एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन, मतलब कि आजकल गेट में आने लगे इस तरह के क्वेश्चन, मतलब कि दो से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये तो गलती हो गया है ना, ये भी गलती है। ये वाला थोड़ा सा वैसा हो गया कि उसके बाद स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन स्टिमुलेट नहीं होता है एक्चुअली। पर इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ए इज करेक्ट आंसर। सेकेंड एक्सपोजर ऑफ द सेम एंटीजन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल। एक्चुअली ये स्टिमुलेट नहीं करता प्रोडक्शन, ये क्या करता है कि जब सेकेंड टाइम आया ना तो मेमोरी सेल तो बनी हुई रहती है अपने पास, तो उसी मेमोरी सेल को हम यूज करते हैं सेकेंड एक्सपोजर में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है ही, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है, चलो बहुत बार ऐसा होता है कि गेट में ना एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन वही डला हुआ है कि कभी कभी दो आंसर हो जाते हैं किसी के। सो डोंट वरी, आपके एग्जाम में तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जो कि हमने आज का टॉपिक पढ़ा उस पर बेस्ड है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया था। ठीक है, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट 3 क्वेश्चन, जिसमें से ये और ये देख लो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ को रिसेप्टर फॉर बी सेल। इसमें से कौन सा को रिसेप्टर है बी सेल एक्टिवेशन के टाइम पे? पढ़ लिया ना को रिसेप्टर्स? ऑप्शंस देखो, हमने कौन सा पढ़ा? इंटरल्यूकिन 2 और आईजीए। आंसर बताओ। सृष्टि, माय वॉइस इज क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या है क्वेश्चन कि इसमें से को रिसेप्टर कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, सृष्टि इज गिविंग, ओके ओके, अपना ला है, आपका कह रहा है CD19। ओके ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं है, ये तो पता ही है। कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है CD28 और CD19, तो हमने जो लिस्ट देखी है ना, एक बार उसको देख लेना, उस हिसाब से आपका आंसर हो गया डी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन दैट इज रीअरेंज फर्स्ट। इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन सबसे पहले अरेंज होती है, एंड
इज डिस्प्लेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ बी सेल, और ये बी सेल की अर्ली स्टेज में दिखने लगती है, ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ बी सेल डेवलपमेंट इज एसोसिएट विथ, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट इस चीज से एसोसिएट है? आपको दिख रही है हैवी चेन, इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन रीअरेंज हो गया है फर्स्ट, और वो सरफेस पे दिखता है बी सेल के सरफेस पर, डेवलपमेंट एसोसिएट विथ। तो इनमें से कौन सी चेन है जो कि बी सेल के सरफेस पर दिखेगा? ऑप्शन देखो, क्लास 2 एसोसिएट इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड, जिसको क्लिप भी बोलते हैं। ऑप्शन बी अ सरोगेट लाइट चेन, सरोगेट लाइट चेन, ठीक है। ऑप्शन सी बीटा मैक्रोग्लोबुलिन, एंड ऑप्शन डी immunoglobulin like cell adhesion molecule, immunoglobulin like cell adhesion molecule। देखो, अगर आपको ऑप्शंस नहीं, आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा ना, तो भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के काम करो। दे रहे हो क्या आंसर? ऑप्शन डी, ओके। चलो, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है ये। वैसे देखो, आपको पूछा है कि बी सेल की सरफेस पर एच लग गया है, ठीक है। एंड इज डिस्प्ले ऑन द सरफेस ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ बी सेल, तो बी सेल की अर्ली स्टेज में दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्लिप जैसा जो टर्म है ना, ये वैसे एमएचसी मॉलिक्यूल में पढ़ा जाता है, ठीक है। बीटा ग्लोबुलिन जो है ये भी एमएचसी में आता है, एमएचसी मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सेल एडिशन मॉलिक्यूल का हमने कोई पढ़ा ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो देखो, अगर आपका लाइट चेन, आपका हेवी चेन अरेंज हो चुका है और डिस्प्ले हो रहा है बी सेल पे, तो नेक्स्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन किससे होगा? तो सरोगेट लाइट चेन आती है ना, इसमें हमने पढ़ा प्रो बी सेल में पहले हेवी चेन का अरेंजमेंट होता है, फिर लाइट चेन का अरेंजमेंट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेशन कहाँ बैठ रहा है? तो सरोगेट लाइट चेन होती है इन द केस ऑफ बी सेल। यहाँ पर बीटा ग्लोबुलिन ये कोई टर्म्स नहीं आते, ठीक है। तो इसका जो जनरल रिलेशन है वो है सरोगेट लाइट चेन से, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था। मैं आपको वो स्लाइड दिखा देती हूँ जहां पर ये सब पढ़ा था, ठीक है। देखो, बी सेल का जब एक्टिवेशन होता है ना, तो इनिशियली हैवी चेन बनती है, फिर हेवी चेन का कंप्लीट अरेंजमेंट होता है और डेवलपमेंट हो ही रहा है ना, तो यहाँ पर क्या टर्म आता है? सरोगेट लाइट चेन। इसमें क्लिप लाइक बीटा ग्लोबुलिन ऐसा कोई टर्म नहीं आता, ओके। तो सरोगेट लाइट चेन का कॉन्सेप्ट है इन द डेवलपमेंट ऑफ बी सेल, इसलिए वहां सही आंसर होगा आपका सरोगेट लाइट चेन, ओके। फिर से आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आ गया समझ में? बीटा ग्लोबुलिन एमएचसी पढ़ लेना एक बार, कहाँ आता है बीटा ग्लोबुलिन, क्लिप का क्या रोल है एमएचसी में, ये भी देख लेना, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ नहीं पाई हूँ क्योंकि तब तक कनेक्ट नहीं हुआ था, ओके कोई बात नहीं। सृष्टि, आप एक बार ना एमएचसी मॉलिक्यूल का पीपीटी देख लेना, तो आपको ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे वहां पे, क्लिप, बीटा मैक्रोग्लोबुलिन, और ये एडिशन मॉलिक्यूल तो इट्स नॉट कनेक्टेड विद दीस टू टॉपिक, मतलब एमएससी से भी नहीं है और ये बी सेल एक्टिवेशन से भी नहीं है, इट्स जनरल एडिशन मॉलिक्यूल, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होते हैं उसी को यूज करके हमको आंसर तक पहुंचना होता है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर लास्ट। विच ऑफ द सेल सरफेस मार्कर इज एक्सप्रेस्ड इन प्रो बी सेल? Which of the cell surface marker is expressed in pro B cell? Pro B cell में कौन सा सेल सरफेस मार्कर होता है? ऑप्शंस पढ़ा अभी हमने, बी सेल प्रोजेनेटर के केस में कौन सा मार्कर होता है, सेल सरफेस मार्कर?
याद आया कुछ? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा सेल सरफेस मार्कर में, स्लाइड दिखा देती हूँ। ये रहा सेल सरफेस मार्कर, क्या है? CD45R। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया CD45R। डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर बीच में कहीं वॉइस मिसिंग हुआ है तो आप एक बार और क्लास देख लेना, है ना, रिकॉर्ड हो चुका है। तो जो भी मिसिंग पॉइंट है आप उसको कवर करें और चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करें। मैंने ना PDF डाल दिए हैं इन PPTs के, तो आप लोग उससे भी एक बार रीड आउट करें। फिर भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है, कुछ समझने की रिक्वायरमेंट लगती है, तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट डाल के ग्रुप में पूछ सकते हो, एनी टाइम, एनी क्वेश्चन। ओके, चलो तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। कल पढ़ेंगे टी सेल का डिटेल। ओके, बाय बाय सृष्टि।